अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाइए। और यहाँ आप सब्सक्राइब बटन पे जो है क्लिक करके परिवार के सदस्य बन सकते हैं। और यहाँ हमारा एक घंटे का निशान है, इस पर आपको ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है, याद रखना। और अगर आप अनअकैडमी पे टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं या आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, कहाँ से डाउनलोड करें, ये सारी चीज़ें आप जहाँ पर भी दिक्कत आती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी लिंक जो दिया गया है वो दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको जो है वो बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन वहाँ पर जो है वो आपको मिल जाता है। तो आइए अब करते हैं आगाज आज के सेशन का बिना समय गवाए। आप ध्यान से सुनना, हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हैं ममता सैनी जी? आओ करते हैं शुरुआत। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत से शुरुआत कर रहा हूं आज, एक बार फिर से 1885 से शुरुआत कर रहा हूं। शॉर्ट रहेगा, है ना, शॉर्ट ही रखूंगा इसको, और कल आपको इसकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, सुनता जाना है। जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या जिसको मैं मोस्ट लिख रहा हूं, उस चीज को अगर आपके पास अभी पेन है, कॉपी है, तो उसको आप लिख दीजिएगा, ताकि इससे आपको दिक्कत ना आए। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लिख लो फटाफट। 15, 20, 50, 100 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वन लाइन के रूप में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना की बात करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं। आप सब जानते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसने, देखो, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे आप A.O. ह्यूम कहते हैं, इसका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, पहला ये आता है। फिर देखिएगा, मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी। तीसरा क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, और इस अधिवेशन के अंदर टोटल जो थे वो 72 सदस्य जो है वो क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें जो है वो भाग लिया था। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अपना सुरक्षा कवच समझकर सहयोग दिया, किंतु बाद में जब कांग्रेस ने वैधानिक सुधारों की मांग की, अंग्रेजों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। देखिए, ये भी कल हमने जैसे लास्ट सेशन में शुरुआत जब की थी कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो सेफ्टी वॉल के रूप में शुरुआत हुई थी। बट कांग्रेस उन परिस्थितियों में, ठीक है, कुछ समय 5-7 साल इसने सेफ्टी वॉल के रूप में कार्य किया क्योंकि ये इसकी मजबूरी थी। लेकिन जब इसमें नए कांग्रेसी शामिल हुए, नया यूथ जो शामिल हुआ, इसने जो है वो अंग्रेजों से मांग कर ली कि भैया क्यों, हमारा ही तो है, दे दो अब हमें। अब हम सियाने हो गए, अब हम समझदार हो गए, हमने पढ़ाई भी कर ली है। और जब इन्होंने वैधानिक मांग की, वैधानिक सुधार की मांग की, तब जाके कांग्रेस, अंग्रेज जो है वो इसे मोह भंग कर लेते हैं और इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही अखिल भारतीय राजनीति के मंच का जन्म हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा कार्य हुआ। इसी के साथ विदेशी शासन से भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष एक संगठित रूप से प्रारंभ होता है। ये मान के चलिए, अगर 1885 में कांग्रेस की स्थापना नहीं होती तो हो सकता है कि हमें और 100 साल लग जाते। 1947 की जगह शायद हम 2017 में आजाद होते या 2047 में आजाद होते, ऐसा हो सकता है ना। ये संभावनाएं बनती है, क्योंकि ये जब संगठन बना तो इस संगठन ने भारतीयों को बताया कि अरे तुम हिंदुस्तानी हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जो है याद रखनी है। आगे चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के जन्म के साथ ही भारतीय इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ और छोटे छोटे विद्रोही दल तथा स्थानीय दल आदि सभी अपने को कांग्रेस में विलय कर लिया। कांग्रेस ने आरंभ में ही एक पार्टी नहीं वरन एक आंदोलन का काम किया। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसके बाद देखिए, कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है जहां से क्वेश्चन आ सकता है।
जहां कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन हुए हैं। डिटेल में देखो, मैं अगर रीट की बात करता हूं तो डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि उस अधिवेशन को कहां हुआ, कैसे हुआ, वो कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे जो पूछा जा सकता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो पहला अधिवेशन, एक अधिवेशन हुआ था 1887 में, मद्रास अधिवेशन, और इसमें सर्वप्रथम देसी भाषा में भाषण दिया गया था। सर्वप्रथम देसी भाषा कौन सी थी? जो हमारी लोकल भाषा थी, हिंदी भाषा के अंदर इसमें भाषण दिया गया, और प्रथम बार कांग्रेस संविधान का निर्माण इसमें जो सोचा गया। दूसरा जो अगला जो अधिवेशन, पहला अधिवेशन नहीं है, कुछ मोस्ट अधिवेशन है। दूसरा जो मोस्ट अधिवेशन है वो 1888 के अंदर हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन ये बन सकता है ऐसे, देखो अगर बने तो क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस के प्रथम जो ईसाई अध्यक्ष थे वो कौन थे? कांग्रेस के प्रथम ईसाई जो अध्यक्ष थे, ईसाई जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे, ठीक है। और मताधिकार की आयु इसमें 21 वर्ष की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में मतदान देने की आयु 21 वर्ष कब डिसाइड की गई थी? तो कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में ये जो है तय किया गया था। इसके बाद 1889 में मुंबई अधिवेशन हुआ, जिसमें सार्वभौमिक मताधिकार की मांग जो है वो अंग्रेजों के सामने रखी गई। इसके बाद 1891 में नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपने संविधान पारित कर दिया। कांग्रेस का संविधान, यानी कांग्रेस पार्टी का जो संविधान था वो इसने जो है वो पारित किया। कब? 1891 के अधिवेशन में। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बन सकता है, फिर तो और बाकी कोई अंतर नहीं है। देखो नेक्स्ट आता है 1893 में लाहौर अधिवेशन हुआ, और इसमें भारत में सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की मांग की गई। यूपीएससी का एग्जाम जो होता था वो लंदन में ही होता था, और लंदन के लोग ही, इंग्लैंड के लोग ही जो है इसमें शामिल हो सकते थे। भारतीय ना ही तो इस पेपर के लिए योग्य माने जाते थे, और भारत में पेपर होता ही नहीं था। तो सबसे पहले जो है वो ये मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा 1893 के अंदर लाहौर अधिवेशन में, कि ये जो यूपीएससी का पेपर हो रहा है ना, सिविल सेवा का पेपर जो हो रहा है, ये भारत में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? भारत में होना चाहिए, ठीक है। कहां होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा 1896 में कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम का गायन हुआ। ऐसे क्वेश्चन रीट में खास तौर पे पूछे जाते हैं। पहली बार वंदे मातरम गीत किस अधिवेशन में गाया गया था? स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प जो लिया गया था वो किस अधिवेशन में लिया गया था? ऐसे क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं। बनारस 1905 में हुआ था बनारस अधिवेशन। अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया था। अनिवार्य शिक्षा यानी हर बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा हो, ये मांगे की गई थी किनके सामने? अंग्रेजों के सामने। ये मांग की गई थी किनके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, और यहां पर कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, ठीक है, गरम दल नरम दल में। इसके बाद 1909 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन था, यानी कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन था। इसके बाद जो था वो 1911 के अंदर कोलकाता के अंदर अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया। याद रखिएगा, प्रथम बार राष्ट्रगान, वंदे मातरम जो गाया गया था 1896 में गाया गया था, और प्रथम बार राष्ट्रगान जो गाया गया था वो गाया गया था 1911 के अंदर, और 1916 में प्रथम विभाजन समाप्त हो गया था। 1916 में लखनऊ के अंदर हुआ था, और यहां पर यह समाप्त हो गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस लीन समझौता हो गया था, यानी कांग्रेस जो दो भागों में बंटी थी वो वापस एक जो है वो हो गई थी, और वापस सारे नेता जो एक साथ काम करने यहां पर लगे थे। 1905 में देखो बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन यहां हम केवल कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनमें जो डिसीजन लिए गए थे उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 1918 के अंदर कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। उदारवादी कांग्रेस से अलग हो गए। तिलक द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये याद रखना आप। 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की गई थी। कांग्रेस ने मांग की कि भाषा के आधार पर जो है वो गठन किया जाए,
ठीक है। और 1920 में ही कलकत्ता के अंदर एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जिसमें असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई थी। जो असहयोग आंदोलन होना था उसका कार्यक्रम रखा गया था और उस पर स्वीकृति जो है वो रखी गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं तो 1921 के अंदर जो है प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया गया था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांग्रेस के द्वारा 1911 में किस अधिवेशन में? तो इलाहाबाद अधिवेशन में। इसके बाद जो है अध्यक्ष चित्तरंजन दास लेकिन जेल में होने के, इसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे और ये जेल में होने के कारण अध्यक्षता हाकिम अजमल खान ने की थी, लेकिन सब था यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं तो 1924 में कर्नाटक का बेलग्राम है, वहां पर एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की। और 1925 के अंदर जो है वो कानपुर अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे हसरत मोहानी और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव यहां पर रखा गया था। पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी यहां पर कानपुर अधिवेशन में। और 1926 में हुआ था गुवाहाटी अधिवेशन, जहां पर जो कांग्रेसियों ने खद्दर पहनना अनिवार्य किया। यानी ये जो आज जितने भी नेता देखते हो ये खद्दर के कपड़े पहनते ना, चोला पजामा, तो ये जो ट्रेंड बना था वो कहां से बना था? ट्रेंड जो बना था वो बना था कहां से? ट्रेंड ये यहां से बना था। कब से? 1926 के गुवाहाटी से। यहां ये तय किया गया था कि जितने भी नेता होंगे वो क्या पहनेंगे? चोला पजामा पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे। अगर इससे पहले के नेता को देखते हैं तो वो कुर्ता पजामा नहीं पहनते थे। इसके बाद 1927 में साइमन आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था मद्रास अधिवेशन में। और उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। नेहरू जी ने दोबारा देखो स्वराज, पूर्ण स्वराज की, इससे पहले हसरत मोहानी ने रखा था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, बट यहां पर ये पास नहीं हो पाया। फिर दोबारा रखा गया 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा और इसको पास किया गया। तो ये कुछ कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपके सामने है। इसके अलावा चलते हैं तो देखिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे? राष्ट्रवाद जो उदय हुआ था, है ना, उसके कारण क्या थे? क्या ऐसा अंग्रेजों ने किया था? पहले भी हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मुख्य कारण देखिए, भारत में उपनिवेश शासन के हितों का विरोधाभास होने लगा था। भारत का प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण होना एक कारण बना। पाश्चात्य चिंतन, शिक्षा, ये इसका एक कारण बना। प्रेस और समाचार पत्र की खास भूमिका रही। जो अंग्रेजों ने एक डिसीजन लिया था भारतीयों को शिक्षित करने का और खास तौर पर अंग्रेजी शिक्षा का, ये अंग्रेजों ने तो सोचा ये था कि हम जो लंदन से लेके आते हैं अपने लिए व्यक्ति काम करने के लिए और वो हमसे बहुत ज्यादा सैलरी लेते हैं, हम भारतीयों को शिक्षा देंगे जो शकल से तो क्या होंगे? भारतीय होंगे और अकल से क्या होंगे? अकल से अंग्रेज की तरह कार्य सोचेंगे। तो ऐसे में हमें बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जब शिक्षा आती है तो शिक्षा कोई लिमिटेशन नहीं होती है इसकी, ठीक है। और शिक्षा ने भारतीय लोगों की आंखें खोली और जब शिक्षित हुए और उन्होंने विश्व की ओर देखा तो इनको लगा कि यार हम तो गुलाम हैं। तो यहां से उनके अंदर जागृति भी आई। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, जब भारत ने अपनी ज्ञान को वापस जागा, जब वेदों की ओर लौटा भारत का युवा, तब भारतीय युवा को पता चला कि हम कहां थे और कहां आ गए हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया था और आज अंग्रेज ने उसको जो बड़ा ही दरिद्र गरीब बना दिया है ना। मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का अभ्युदय हुआ। तत्कालिक विश्वव्यापी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। ये सारे जो कारण है वो राष्ट्रवाद के कारण बने, है ना। लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई, इससे देश के प्रति भाव जागृत हुए, स्वतंत्रता के प्रति भाव जागृत हुए और लोगों को फीलिंग आने लगी कि हम कहां थे, कहां आ गए हैं, है ना। कहां थे हम और कहां आ गए हैं। इसके बाद अगर हम और चर्चा करते हैं तो 8वां कारण था अंग्रेज शासकों
की प्रतिक्रियावादी नीतियां और जातीय अहंकार। अंग्रेज जो थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को वो मानते थे तुच्छ, कीड़े मकोड़े की तरह उनके साथ जो है वो ये ट्रीट करते थे। तो यह भी एक जो अंग्रेजों का अहंकार था वो भी कारण बना राष्ट्रवाद का। और इसको अगर हम डिटेल में जाते हैं तो कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी, यानी हालांकि कांग्रेस के गठन के बाद जितनी भी पार्टियां थी वो सब एक हो गई थी, बट कांग्रेस से गठन से पहले भी बहुत सारी प्रांतीय पार्टियां जो कार्य कर रही थी। देखिए कांग्रेस की स्थापना से पहले हालांकि हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक बेसिक ज्ञान के देख लेते हैं अपन शॉर्ट में। 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा थी। 1838 में जो है वो जमींदार एसोसिएशन, छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां थी। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी। 1851 के अंदर जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। 1866 के अंदर जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना और 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। ये भारतीयों की पार्टियां हैं सारी। 1875 में इंडियन लीग, 1886 में 76 में कोलकाता भारतीय एसोसिएशन और 1884 में मद्रास महाजन और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये सारी पार्टियां जो थी वो कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कार्य कर रही थी। और जो A.O. ह्यूम ने क्या किया, इन सारी पार्टियों के अध्यक्ष जो थे उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके इनको जो है एक साथ एक जगह पर इकट्ठा किया और कांग्रेस की जो है स्थापना की। ठीक है, तो सुमन जी कैसे हैं आप? विनोद तुर्रा जी कैसे हैं? आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सेशन बिल्कुल लाइव है, क्योंकि मैं कमेंट नहीं ले रहा हूं तो कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं क्या पता सेशन लाइव है कि नहीं है। तो बिल्कुल सेशन तो लाइव है, लेकिन अभी कमेंट लेना मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। अगर कोई खास कमेंट होगा आपका, कोई बात आप बहुत ज़्यादा पूछेंगे गहरी, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। एक बार शेयर कर देते तो और अच्छा हो जाता। हालांकि इस महीने भी शेड्यूल नहीं बन पाया है, लेकिन 1 तारीख से प्रॉपर शेड्यूल मैं बनाने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों या उदारवादियों के उद्देश्य जो 1885 से लेकर और 1905 तक की जो कांग्रेस थी या जो प्रारंभिक कांग्रेस थी, उसके क्या उद्देश्य थे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन करना और सभाएं करना। क्या करना? संवैधानिक दायरे में रहते हुए यानी अंग्रेजों के रूल के अकॉर्डिंग क्या करना? सभा करना और प्रदर्शन करना। भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना। इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना। ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि वह समय ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष चुनौती देने हेतु उपयुक्त नहीं था। अब उदारवादी क्या सोचते थे, इस पे मैं पहले ही आपसे चर्चा कर चुका हूं, तो इस पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता आई थिंक है नहीं, क्योंकि मैं पहले आपको बहुत बेहतर तरीके से डिटेल में बता चुका हूं कि उदारवादी क्या सोच के कार्य कर रहे थे, और वो बिल्कुल अपनी जगह आई थिंक सही भी थे। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो नरमपंथियों का, राष्ट्रवादियों का योगदान। नरमपंथी या उदारवादी एक ही बात है। उपनिवेशिक शासन की आर्थिक शोषण की नीति की निंदा करना, व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार करवाना, सामान्य प्रशासन सुधार हेतु अभियान चलाना, भारतीयों के दीवानी अधिकारों की रक्षा करना। अब यहां पर देखिएगा क्या सिचुएशन बनती है। 1905 तक के ये सारे लक्ष्य से कांग्रेस जो है वो अपना कार्य कर रही थी। अब यहां पर देखिए बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन
1905 से लेकर 1906 की कंडीशन क्या बनती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही संपूर्ण भारत के लोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल होते जा रहे थे और बंगाल तब भारतीय राष्ट्रवाद का प्रधान केंद्र बन गया था। यानी बंगाल जो था ना, वो मुख्य केंद्र था क्रांति का, और पूरे भारत का जो आंदोलन था वो बंगाल, अभी जैसे वर्तमान में दिल्ली हमारा क्या है, मुख्य है, लेकिन उस टाइम जो था वो बंगाल मुख्य था, क्योंकि राजधानी जो थी वो कोलकाता थी और बंगाल में ये सारे जो घटनाक्रम है ये हो रहे थे। अब अंग्रेज ने सोचा यार ये बंगाल कुछ ना कुछ करके इसको खंडित किया जाए, कांग्रेस को खंडित किया जाए, और जो ये आंदोलन या ये जो भाव आ रहे हैं राष्ट्रीयता के, इनका खंडन किया जाए, इसको किसी ना किसी तरीके से विध्वंस किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, देखिए तत्कालिक बंगाल में आधुनिक बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश आते थे। लॉर्ड कर्ज ने प्रशासनिक सुधार का बहाना बनाकर बंगाल के 2 भाग कर दिए। लॉर्ड कर्ज ने कहा कि देखिए बंगाल जो ना बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है ना, तो इसका शासन जो है वो ऐसे संचालित नहीं हो पा रहा है हमसे, अगर हमें अच्छे से इसका संचालन करना है तो बंगाल को 2 भागों में बांट देना चाहिए। और यहीं पर इन्होंने जो है वो बांट दिया, किसको, बंगाल को कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन की सर्वप्रथम घोषणा 3 दिसंबर 1903 को की गई थी कि बंगाल का विभाजन जो है वो किया जाएगा। घोषणा 3 दिसंबर 1903 में की गई और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया रूल ये कि बंगाल अब से 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है, घोषणा 1903, 3 दिसंबर 1903 और लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। राष्ट्रीय नेताओं ने विभाजन को भारतीय राष्ट्रवाद के लिए चुनौती समझा। अब जो नेता थे हमारे उग्रवादी और दोनों ही कांग्रेसी नेता, उनने इसको जो है वो राष्ट्रवाद के लिए चुनौती समझा कि यार ये तो अंग्रेजों ने अच्छी बात नहीं की, और इसका बड़ा विरोध हुआ। बंगाल के नेताओं ने इसे क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास माना, अतः इस विभाजन का व्यापक विरोध हुआ और 16 अक्टूबर को पूरे देश में शोक दिवस बनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को क्या बनाया गया, 1906 को, सॉरी, हाँ नहीं 1905 को 16 अक्टूबर को क्या बनाया गया था, शोक दिवस बनाया गया था। ये शोक दिवस है, काला दिन है ना, काला दिन है ये। और हिंदू मुस्लिम ने अपनी एकता प्रदर्शित करते हुए एक बहुत तीव्र आंदोलन 7 अगस्त 1905 से शुरू किया, हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर। अब देखो, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की उत्पत्ति बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में हुई। अब जब बंगाल का विभाजन हुआ तो हिंदू मुस्लिमों की एकता बढ़ गई और इन दोनों ने मिलकर जो है वो बंगाल विभाजन का विरोध शुरू कर दिया और अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, ओपनली, खुलेआम। 1905 से पहले जो था इतना ओपनली विरोध नहीं हो रहा था, इतना स्ट्रॉन्ग विरोध नहीं हो रहा था जो अब शुरू हो गया। अब अंग्रेजों के एक और दिक्कत सामने आ गई कि यार ये पूरे देशवासी अगर एक हो गए, अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा जो पार्ट था वो हिंदू और मुस्लिम का ही था भारत में, यानी 2 ही ये ऐसे धर्म थे जो सबसे ज्यादा संख्या वाले थे। सर्वाधिक तो हिंदू थे और उसके बाद मुस्लिम थे। अगर ये दोनों साथ में आ गए तो अंग्रेजों को पता था कि हमारे लिए खतरा है ये, तो इन्होंने क्या किया, अब एक और चाल चली हिंदू मुस्लिमों को अलग करने के लिए, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इसके अंतर्गत अनेक स्थानों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए। इस प्रकार बंगाल के नेताओं ने बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में जो है परिवर्तित कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापकता प्रदान की। ये आंदोलन बंगाल से निकलकर पूरे भारत में धीरे धीरे जो है वो आने लगा था। आगे बढ़ते हैं। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन जो 1905 से लेकर 1914 तक का समय देखिएगा। बंग भंग विरोध आंदोलन का नेतृत्व तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे नेताओं के हाथों में आना ही राष्ट्रवादियों के उत्कृष्ट का प्रतीक था। सरकारी दमन और जनता के कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। क्रांतिकारी युवकों ने अनेक गुप्त संगठन जैसे कि अनुशीलन समिति है, अभिनव भारत है जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे, मित्र मेला है, आर्य बांधव समाज है आदि भी बनाए।
बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र ही नहीं वरन कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर आदि देशों में भी अनेक क्रांतिकारी दल जो स्थापित किए गए। यहां से बहुत सारे जो हिंदू या जो मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन पे अंग्रेजों ने कई आरोप लगाए थे, वो यहां से देश छोड़कर विदेश चले गए थे और वहां पर जाके उन्होंने कई संगठनों की स्थापना की और उन संगठनों के जरिए जो है वो, आप ऐसा कमेंट करते ही क्यों हो विनोद जी एंड ये कौन है, संत सहू नौहर जी, दिव्या जी, कि आपको डिलीट करना पड़े? ऐसे कमेंट करते ही क्यों हो कि डिलीट करना पड़े? यानी ऐसे काम ही क्यों करते हो कि उसे छिपाना पड़े? चलो वो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं है। राज पटेल कह रहे राम राम, बहुत देर होगी भाई आए हुए, तो बहुत राम राम कही है ना, देर से है। गदर पार्टी भी एक ऐसा ही दल था जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने जो है की थी। कल हमने यहां तक तो पढ़ ही लिया था गदर पार्टी तक, और भाई परमानंद आज क्रांतिकारियों ने 1913 में की गई थी, ठीक है। गदर पार्टी का यह अभियान असफल रहा, फिर भी उसने अमेरिका में भारतीय स्वाधीनता के लिए प्रचार जारी रखा। होम रूल लिंग का आंदोलन शुरू हुआ 1915 से 1916 तक। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार के युद्ध प्रयास में सहयोग का निश्चय किया। अब जो उदारवादी जो थे ना, उन्होंने तो ये कहा कि हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे, अगर अंग्रेजों का सहयोग करेंगे तो अंग्रेज हमारे से खुश हो जाएंगे, अगर अंग्रेज हमसे खुश हो जाएंगे, अगर अंग्रेज हमारे से खुश हो जाएंगे तो वो हमें और ज्यादा अधिकार दे देंगे, हमारे लिए और ज्यादा अच्छा काम करेंगे अंग्रेज, ठीक है। इसीलिए जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो सहयोग का निश्चय किया कि इन्होंने, उदारवादियों ने। इसके लिए एक वास्तविक राजनीतिक दल, जन आंदोलन की जो आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा कोई जन आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में संभव नहीं था, क्योंकि यह नरमपंथियों के नेतृत्व का एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुकी थी। इसीलिए 1915-16 में होम रूल लिंग की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब समझते हैं इसको क्या है ये। 1917 के अंदर क्या हुआ, भारतीय होम रूल लिंग का गठन आयरलैंड में होम रूल लिंग के नमूने पर ही किया गया था, जो तत्कालीन परिस्थितियों में तेजी से उभरती हुई प्रतिक्रियात्मक राजनीति के नए स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। एनी बेसेंट नाम आपने सुना होगा, और बाल गंगाधर तिलक ने इससे नए स्वरूप का नेतृत्व किया। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? होम रूल आंदोलन, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा होम रूल या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था। किस आंदोलन के समय तिलक ने यह नारा दिया था? होम रूल आंदोलन के तहत जो दिया था। नेक्स्ट जो इसमें बात आती है, 1917 का वर्ष होम रूल के इतिहास में एक मोड़ या बिंदु था। जून में एनी बेसेंट तथा उनके सहयोगों को गिरफ्तार कर लेने के पश्चात आंदोलन जो है वो अपने चरम पर था, और सितंबर 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू की घोषणा, जिसमें होम रूल का समर्थन किया गया, ने इस आंदोलन को एक और निर्णायक मोड़ दे दिया। लिंग ने अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए जो एक कोष बनाया तथा धन एकत्रित किया और सामाजिक कार्यों का आयोजन किया तथा स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में भी भागीदारी निभाई। ये आंदोलन काफी ज्यादा जो चला, लेकिन बाद में इनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद जो है वो अंग्रेजों ने इसको जो थोड़ा सा सहयोग भी कर दिया, इसको मान्यता दे दी कि ठीक है कोई बात नहीं, आप भी संगठन बनाए रखो। अब देखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रमुख जो षड्यंत्र कांड जो हुए थे, हालांकि क्रांतिकारी घटना ही थी, जैसे कि 1909-1910 में हुआ था नासिक कांड। किसने किया था? ये किससे समझौता? बीडी सावरकर को आजीवन कारावास इसमें जो है दिया गया था नासिक कांड में। इसके अलावा 1910 में अलीपुर कांड हुआ था, अरविंद घोष पर मुकदमा चला था। 1908 में ढाका कांड हुआ था। ये उग्रवादी जो उग्रवाद के क्रांतिकारी थे या उग्रवादी क्रांतिकारी जो थे, उनके द्वारा किए गए कार्य थे, जिसमें पुलिस ने दास को 7 साल की सजा दी थी। 1915 में दिल्ली कांड हुआ, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का प्रयास किया गया। रेशमी पत्थर कांड भी हुआ था 1916 में। 1925 में काकोरी कांड हुआ था, लखनऊ के पास रेल लूटी गई थी। काकोरी कांड में आजाद और उनके सहयोगियों ने ये रेल लूटी थी, आपको पता है। 1930 में लाहौर कांड हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी।
अब इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। 1922-24 में पेशावर कांड हुआ था भारत में। मैं यहाँ पर ज्यादा मुख्य जो फैक्ट है उन सबको इंक्लूड करने का प्रयास कर रहा हूँ। 1922 से 24 के बीच में जो भारत में सांप्रदायिक साम्यवादियों का पकड़ना ये काम चला। 1924 में कानपुर कांड हुआ जिसमें साम्यवादियों की गिरफ्तारी हुई। साम्यवादी कौन थे? ये जितने भी भगत सिंह वाले ग्रुप के लोग थे उन्हें माना जाता था साम्यवादी। और 1929 से लेकर 33 तक मेरठ कांड हुआ जिसमें श्रमिक एवं साम्यवादियों पर मुकदमे चले। इसके बाद आता है जो सबसे महत्वपूर्ण घटना, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है लखनऊ समझौता। आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लखनऊ समझौता क्या था? लखनऊ समझौता देखिए, वर्ष 1914 में तिलक जो मांडले जेल से लौटने के बाद समझौतावादी हो गए थे तथा एनी बेसेंट से मिलकर कांग्रेस के दोनों गुटों को नजदीक लाने का प्रयास किया। तिलक जो थे वो पहले ज्यादा उग्र थे, अब इन्होंने जो है वो जेल से आकर जो थोड़ा समझौतावादी रूल अपनाया और कांग्रेस को फिर से जो है वो एक करने का प्रयास इन्होंने किया। और देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय एकता की आकांक्षाओं के कारण 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एक ऐतिहासिक महत्व की दो घटनाएं घटी। पहली जो घटना थी वो यह थी कि यह कांग्रेस के दोनों धड़ यानी गर्म पथ और नरम पथ को एक बार फिर एक हो गए। और अधिवेशन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी यह कि अब पुराने जो मतभेद थे उनको बुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के समक्ष जो है एकता प्रदर्शित करते हुए साझी राजनीति की मांग रखी थी। 1905 में बंगाल विभाजन के साथ ही जो है वो मुस्लिम लीग की भी अंग्रेजों ने जो स्थापना कर दी थी ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को कहीं ना कहीं जो है वो तोड़ा जा सके। इसके बाद देखिए क्या होगा। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1917 से 1919, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों की उम्मीद कर रही थी तो ब्रिटिश सरकार की दमनकारी रोलेट एक्ट जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। रोलेट एक्ट के द्वारा सरकार ने यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह किसी भी भारतीय नागरिक को बिना मुकदमा चलाए और बिना उसकी बात को सुने सीधे पकड़ेगी और जेल में ठोक देगी और उसको अपनी बात कहने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार जो है वो एक अखिल भारतीय सत्याग्रह का आंदोलन भी आरंभ किया था। सरकार के इस जन आंदोलन को कुचलने देने की उतारू थी। सरकार इसको कुचलना चाहती थी और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को ऐसे कुचलने का प्रयास किया जिसमें दमन के इतिहास ने नए अध्याय जोड़ दिए। दमनात्मक नीतियां तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सतपाल ये पंजाब के अंदर लोकप्रिय क्रांतिकारी थे। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सतपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग था, वहां पर एक बैसाखी के दिन जो एक सभा का आयोजन किया गया और जनरल डायर ने इस सभा पर जो है वो आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना माना तथा सभा स्थल पर जो है सशक्त सैनिकों के साथ घेर लिया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के शांतिपूर्ण ढंग से चल रही सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना ने 1000 से अधिक लोग मारे गए जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे और यह घटना आधुनिक भारतीय इतिहास में जलियांवाला कांड के नाम से जो प्रसिद्ध हुई। और इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी तथा सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की जो है वो कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। और इसके बाद शुरू हुआ 1919 में खिलाफत आंदोलन। इस समय कांग्रेस की स्थिति ज्यादा बेटर नहीं थी, कांग्रेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। गांधी जी आ चुके थे। गांधीवादी युग को मैं अलग से भी पढ़ा रहा था लेकिन एक बार इसी में इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि अलग पढ़ने का अभी इतना हमारे पास समय नहीं है। अगर बाद में दोबारा आगे टाइम मिला तो फिर अलग से पढ़ाएंगे। हाँ, तेरे हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी, बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारतीय मुसलमान तुर्की के प्रति जो है वो होने वाले व्यवहार से क्षुब्ध थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जो है वो जीत गए थे और उन्होंने तुर्क पर जो है वो तुर्की
जो देश थे मुस्लिम कंट्री उस पर अधिकार कर लिया और वहां पर एक पद होता था खलीफा का। मुस्लिमों के लिए बहुत ही वो उच्च पद माना जाता है। एक तरीके से मुस्लिमों के जैसे हिंदू में धर्म गुरु होता है वैसे मुस्लिमों में जो है वो खलीफा धर्म गुरु होता था। और इसके पद को इन्होंने जो है क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और इसी के खिलाफ जो है पूरे विश्व के मुसलमान जो तुर्क के मुस्लिम थे वो पूरे विश्व के मुस्लिमों के पास गए सहायता के लिए। भारत आए, इन्होंने सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना से ये मुलाकात करते हैं कि आप हमारी सहायता करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी जो सहायता नहीं की और मोहम्मद अली जिन्ना ने मना कर दिया कि भैया मैं ऐसी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, धार्मिक मामले अलग है और राजनीतिक मामले अलग है। इसके बाद दो मुस्लिम बंधुओं ने इनकी सहायता की और युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने आश्वासन दिए कि युद्ध उपरांत तुर्की को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा और वहां से खलीफा की स्थिति के बारे में ब्रिटेन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने वादा मुकर गई। ऐसी स्थिति में भारतीय मुसलमानों को असंतोष उत्पन्न चरम पर था और महात्मा गांधी ने आह्वान पर हिंदुओं ने भी मुसलमानों का साथ दिया और 1919 में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल वायसराय से मिलने भेजा गया, परंतु इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। जनरली ये एक सामान्य सा आंदोलन था, खलीफा आंदोलन था ये, और खलीफा से ये खिलाफत बन गया। ठीक है, खलीफा आंदोलन से ये क्या बन गया, खिलाफत आंदोलन जो है वो बन गया। ठीक है, मई 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना की गई और इस समिति ने अपने कार्यक्रम में सरकार के विरुद्ध जो सहयोग की नीति अपनाई और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में जो स्वराज के साथ खिलाफत का प्रश्न भी जो जोड़ दिया गया। अब देखिए असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ, 1920 के अंदर शुरू होता है। 200 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसमें एक्चुअली मेरी गलती है, इतने बच्चे कम होने का कारण यह है कि शेड्यूल थोड़ा सा टूट गया। 1 तारीख से फिर से शेड्यूल बनाएंगे, पूरा का पूरा एक निश्चित योजना बना के चलना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ से हटकर हमने अनअकैडमी पे टेस्ट ज़्यादा शुरू कर दिए और यहाँ वाला शेड्यूल जो है इसी चक्कर में टूट गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से शेड्यूल बनाएंगे। 1 तारीख से हम फिर से एक नए तरीके से जो है अपने अध्ययन को वापस जारी करेंगे। और इस टाइम जो क्योंकि 5 सेशन होते हैं दिन में, 6 सेशन होते हैं, एक आज 7 सेशन के बाद जो ना बैटरी लो हो जाती है, यानी 7 घंटे की क्लास दिन में रहती है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। मैं आपको कहता जरूर हूँ कि होगा लेकिन हो नहीं पा रहा है, लेकिन 1 तारीख से हम करेंगे क्योंकि 1 तारीख से उधर का एक सेशन कम करके इधर की शेड्यूलिंग पर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि यहाँ का जो शेड्यूल है वो भी वापस सही तरीके से शुरू हो और यहाँ पर भी हम कुछ और बेहतर कर पाए। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं निरंतर जो है वो प्रयास कर रहा हूँ सब कुछ मैनेज करने की, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि चाहे यहाँ हो या वहाँ हो, आपका रीट में सिलेक्शन होना जरूरी है। चाहे मैं यहाँ पढ़ाऊँ या वहाँ पढ़ाऊँ, आपको सहायता पूरी, जितना मैंने वादा किया था शुरू। अब जो बच्चे वहाँ नहीं जुड़े होंगे वो यहाँ से टूट गए हैं, उनको लग रहा होगा कि अभी यहाँ पर गुरुजी नहीं पढ़ा रहे हैं, सारे वादे भूल गए। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ निरंतर हर जगह पे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि एक भी वादा भूला नहीं और आपके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बस चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। अभी दोबारा यहाँ पर भी वापस वैसे ही शुरू करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बैटरी लो है, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए वादा करके तोड़ देते हो, वादा तो टूट जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन की बात हो रहा है, कल करके फिर परसों से थोड़े उधर सेशन कम हो जाएंगे तो इधर सेशन ज़्यादा बढ़ा देंगे। थैंक यू।